अब ये अपने पास इतना बचा था, लेट, मेक और बिड। इसमें कुछ खास है नहीं ऐसा, कई बुक्स के अंदर और कई टीचर तो इसको लेट को पॉजिटिव वर्ब मानते ही नहीं है, इसको इंपेरेटिव्स के अंदर माना जाता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर ये वर्ब यूज होते हैं। लेकिन अपने इसको यूज करके देख लेते हैं, भाई अपना कुछ नहीं जा रहा। लेट, मेक और बिड, ये तीन है अपने पास। सबसे पहली बात तो अगर मैं मेक और बिड की बात करूं, तो मेक और बिड के बाद में आपको वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का यूज करना होता है, और जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आप 2+V1 का यूज करना। ठीक है, एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का यूज होता है, पैसिव वॉइस के अंदर 2+V1 का यूज होता है। ये पॉइंट है इसके अंदर। लेट के बाद आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का यूज किया जाएगा। लेट के अलग अलग तरीके के यूज होते हैं, वो सब अपने देख लेंगे इसके अंदर। अभी बहुत इजी है ये, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये हो ही जाएगा। अभी हो इतना ही है, बस हो गया ये। देखो लेट के एग्जांपल देखो पहले आप। अगर ये बोला जाए लेट देम स्पीक, अब पॉइंट ये है, आप जिसको बोल रहे हो और जो ये स्पीक का जो डूअर है, क्या वो दोनों सेम है? जिसको बोला जा रहा है, मतलब कि जो सेकंड पर्सन है इसके अंदर, सेकंड पर्सन, इसका मतलब आपके पास यहां पर कितने एक्शन है इस सेंटेंस के अंदर, बता सकते हो? पहरे पे तो जचेगा नहीं ना, चल बलन दो। इसके अंदर कितने सब्जेक्ट है, कितने एक्शन है इस सेंटेंस के अंदर? दो, कौन से? लेट और स्पीक। क्या दोनों के डूअर सेम है? लेट का डूअर कौन है, कौन सा पर्सन होगा? थर्ड पर्सन, अभी बताया किसी ने, बिल्कुल गलत है। लेट जो है ना, लेट का डूअर सेकंड पर्सन होगा। क्यों, कारण क्या? मतलब जिसको बोला जा रहा है। इस सेंटेंस का टाइप कौन सा बता सकते हो? इस सेंटेंस का टाइप कौन सा है? आपको सेंटेंसेस के टाइप बताए थे मैंने एक बार, 3 तरीके से सेंटेंसेस के टाइप बनते हैं, ये उनमें से एक है इंपेरेटिव, है ना, ये इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव की शुरुआत आपने देखा होगा यूजुअली वर्ब से होती है। अब मैं लेट की जगह पे कोई और अगर वर्ब लगा दूं, जैसे मैं कह दूं कि सिट डाउन। सिट डाउन जो है, इसमें सिट का सब्जेक्ट कौन है? इसमें सेकंड पर्सन होगा, सही है, तो सेकंड पर्सन ही होगा। सिट डाउन आपने जिसको बोला, किसी को तो बोलेंगे ना, और उस व्यक्ति को हम सेकंड पर्सन कहेंगे क्योंकि उसको बोला जा रहा है। और जिस व्यक्ति को आप बोल रहे हो, जो ये काम कर रहा है, वो इस एक्शन का डूअर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। अब आपने क्या किया कि यहाँ पर जो इंपेरेटिव के अंदर जो वर्ब है ना, इंपेरेटिव के अंदर आपने वर्ब यूज कर ली लेट। यूजुअली आप देखोगे कि लेट का यूज हो सकता है इंपेरेटिव के अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसका यूज सिर्फ इंपेरेटिव्स में ही होगा। अभी अपने देख लेते हैं ये बात भी जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेट देम स्पीक का मतलब ये हुआ कि आप कह रहे हो कि उसे बोलने दो, बोलने का काम कौन करेगा? देम। और लेट जो है ये सेकंड पर्सन के लिए आ गया। यहां तक कहानी आई समझ में? किसी को कोई डाउट इसके अंदर? साथ में अपने इंपेरेटिव भी समझ लेंगे। देखो ये इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर लेट का यूज अपने सीख रहे हैं। लेट के अलावा भी और भी कई वर्ब्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। सबसे पहली बात तो सेंटेंस का टाइप आपको पता होना चाहिए। आप जो सेंटेंस लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, वो किस टाइप का सेंटेंस और वो क्या डिनोट करता है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है, इसका सब्जेक्ट हमेशा कौन होगा? मेन वर्ब का कौन सा पर्सन होगा? सेकंड पर्सन होगा, हमेशा होगा। अब आपने वो वर्ब कौन सी यूज की, अब ये देख लेते हैं। आप नॉर्मल वर्ब का यूज कर लो, ठीक है। तो सिट डाउन ये सेंटेंस बन गया अपना कि आप किसी सेकंड पर्सन को कह रहे हो कि भाई बैठ जा, कमांड या रिक्वेस्ट या जो भी इसके अंदर ऐसा किया जा रहा है। आपने क्या किया कि अब आपने एक पॉजिटिव वर्ब का यूज कर लिया इस सेंटेंस के अंदर, ठीक है। मैंने सबसे इजी एग्जांपल लिखा है ये वाला, ये पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब का मतलब कि आप किसी व्यक्ति से कोई काम करवा रहे हो, ठीक है। किसी व्यक्ति से कोई काम करवाया जाता है तो आप पॉजिटिव वर्ब के सब्जेक्ट हुए, और जो व्यक्ति वो काम करेगा वो कौन हुआ? वो उसका डूअर हो गया, जो दूसरी अपने पास में नॉन फाइनाइट वर्ब है उसका। जैसे आपको कल परसों बताया था ना एग्जांपल के, पटवारी साहब से साइन करवा लिए, है ना। तो इस साइन का डूअर कौन हुआ? पटवारी हुआ।
और जो काम करवा रहा है, ये जो करवाना, ये जो वर्ब आ गई, इसके लिए आपको कौन सी वर्ब यूज करनी पड़ेगी? कोजेटिव वर्ब। कोजेटिव वर्ब में कौन आ गया? गेट आ गया, हैव आ गया, मेक आ गया, बिड आ गया, लेट आ गया। ये 5 आप पॉजिटिव वर्ब्स यूज कर सकते हो। ठीक है, एक तो था कोई भी काम करना, एक होता करवाना। तो वो करवाना जो कोई काम है वो पॉजिटिव वर्ब आपको बताता है। ठीक है, जैसे यहां पर बोला गया लेट देम स्पीक। स्पीक का सब्जेक्ट कौन है? देम है। और ये लेट जो है वो सेकंड पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट हो गया, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आप ऐसे बोल दो स्पीक। ये कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव ही है। ठीक है, स्पीक मतलब बोलो। आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो या कमांड दे रहे हो कि हाँ भाई बोल, आपने ऐसे कह दिया किसी को, तो वो क्या हो गया? स्पीक। ठीक है जी। जैसे स्कूल के अंदर ऐसा होता था, स्कूल में क्या अभी भी होता है, क्लास के अंदर ऐसा कि टीचर बोलते हैं कि हाँ जी अगली लाइन में लिखो, लिखो भाई। अब ये लिखो कौन सा सेंटेंस हुआ? इंपेरेटिव है। उसकी इंग्लिश क्या होगी? लिखोगी, राइट। वो उसको अपने थोड़ा बढ़िया बनाने के लिए वो राइट डाउन, राइट दिस पैसेज, और ये वो ऐसे वो जो वर्ड्स है ऐसे बना दिया जाता है। लेकिन अगर अकेला राइट भी आए तो भी वो कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव। ठीक है, ये आया समझ में? लेट का पता लगा? लेट जो है ना, ये यहाँ पर लेट ये बता रहा है कि किसी और से आपने काम करवाया। जैसे अगर मैं कह दूं कि मेक देम स्पीक। अब आप में से कल को किसी का एम है कि आरएएस क्लियर करके डीएसपी ही बनना है। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है कि एक फर्क है इन दो चीजों में कि आपने आरएएस का एग्जाम देना है, और एक ये कि आपने डीएसपी या कलेक्टर बनना है या डेप्यूटी कलेक्टर बनना है। ये दो अलग अलग चीजें होती है, ये आपको पता लग जाएंगी धीरे धीरे। क्योंकि जो आरएएस का सिर्फ एग्जाम देते हैं, फिर उसको कोई ना कोई पोस्ट जिस रैंक से मिलती है, और वो कहता है जब बड़ंदे ज्वाइन कर लेते हैं अपने, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर मिल गया तो भी ठीक है, अपने क्या साथ साथ तैयारी करते रहेंगे। और भाई जब तू अकेला सिर्फ तैयारी कर रहा था तब तेरे को कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर मिला है, अब साथ में जॉब के तुम डीएसपी ले लेगा। तो खैर वो अपनी अपनी सोच है, मैं नहीं सोच पा रहा इस बारे में। तो अब जैसे आप में से किसी का टारगेट ये है कि डीएसपी ही बनना है, और पहली प्रेफरेंस में वही भर दिया, आपकी रैंक इतनी अच्छी बन गई कि आप वो डेप्यूटी कलेक्टर एसडीएम बन सकते हो आप, लेकिन आपको तो वही चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, बेल्ट चाहिए आपको। ठीक है, और जब आप उस रैंक पे आ गए और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत ही अच्छा, और आपने किन्हीं अपराधियों को पकड़ लिया और पकड़ के आप उनके सामने ही बैठे हो, और फिर आप अपने सबऑर्डिनेट को कह रहे हो कि बुलवाओ इनसे सच, बुलवाओ। अब बुलवाओ की इंग्लिश क्या होगी? बुलवाओ को, बोलो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीक। बोलो, बोलने को इंग्लिश में क्या बोला गया? स्पीक। बुलवाओ को मेक देम स्पीक, कि ऐसा कुछ करो कि ये बोलने लगे। ठीक है, तो वो खैर जैसे ना, ये मेरा ननिहाल है फतेहाबाद, सुना होगा आपने, हरियाणा में। मेरा ननिहाल है वो, मेरा क्या वो ज्यादातर बचपन का समय वहीं पर ही बीता है। तो हमारा घर था पुरानी तहसील में, शहर का सबसे आखिरी कह दो या पॉजिटिवली कहें तो शहर का सबसे पहला घर। ठीक है, और सबसे ऊंचा घर भी हमारा ही था, कि वो किला था ना वो पहले पूरा, तो वो किले की जमीन कुछ हिसाब से बटी, ऐसे करते 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 पड़ोसी जो थे ऐसे करते वो हमारा घर आ जाता था वो। और उसके साथ वाली है ना एक तहसील बना रखी थी उन्होंने, और उस तहसील को बाद में क्या बना दिया कि जो वो अपराधियों से सच बुलवाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, रिमांड पे लेते हैं जब, तो वो उन्होंने वो रूम बनाया हुआ था। तो मैं और मेरा भाई है वो पॉलिटी पढ़ाता है, जबरदस्त टीचर है पॉलिटी का, गंगानगर में। तो हम दोनों है ना ऐसे घर की छत पे बैठ जाते थे और ऐसे झांक के ऐसे देख रहे थे, अब देखो अब देख। वैसे हमारी शर्त लगती थी कि जैसे ही लाते थे वो अपराधी को, तो उसको वो कैसे टांगेंगे। सबसे इफेक्टिव जो तरीका होता था, जिसमें मैं ज्यादातर मतलब हमारी जो शर्त लगती थी, तो वो होता था कि जैसे दोनों हाथ ऐसे पीछे करवा के, ऐसे पीछे से वो डंडे के सपोर्ट से ऐसे पीछे हाथ ऐसे करवा दिया, ऐसे बांध दिया, फिर उसको ऐसे लटका देते थे। तो क्या होगा, तो ये कोई अपराध थोड़ी ना है, अपराधी के साथ ऐसा हो रहा है तो ये जायज है। अपराध करने से पहले 20 बार सोचना चाहिए उसको कि ऐसा करेंगे।
मतलब छोटे मोटे अपराध जो करता है, मोटरसाइकिल चुरा लिया या किसी को पीट दिया, जेब काट ली, इस तरह के जो होते, तो हम लोग ऐसे देख रहे थे, मैंने कहा देख देख देख, अब नहीं आता हूँ, नहीं है लटका दिया। तो वो ऐसे लटकाते हैं ना, जितना तगड़ा आदमी होता था ना, जितना भारी होता था, उतनी जल्दी वो टूटता था। तो अब जैसे मान लो वो एसपी साहब ने, डीएसपी साहब ने ऐसे बोल दिया कि बुलवाओ इससे, सच, मेक देम स्पीक या मेक हिम स्पीक, तो वो अब स्पीकेगा। ठीक है, वो 2 मिनट के अंदर अंदर ही है ना हार मान लेता था कि भाई साहब बस करो, उतार दो मेरे को। फिर वो थोड़ी देर तक ऐसे ही रहता था कि मैंने हाँ करी थी चोरी, वो ऐसे कर रहा होता था। तो ये जो सेंटेंस है ना, मेक जो है, इसके अंदर मेक क्या है, कौन सी वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब है। स्पीक जो है वो कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। मेन वर्ब मेक है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब है स्पीक। अब इतनी सी बात बता दो, स्पीक इस सेंटेंस में जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, वो क्या काम कर रहा है, कौन सा एलिमेंट है। एलिमेंट 5 होते हैं ना एक सेंटेंस के अंदर, उसके अलावा छठा कोई एलिमेंट नहीं है, तो उन पांचों में से ये कौन सा एलिमेंट है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे तो सुनो, एडवर्ब है या कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, 5 ही तो थे। है सब्जेक्ट, ये क्या है, ये भाई साहब जो है, स्पीक क्या है, ऑब्जेक्ट तो ये बेचारा ये बड़ा, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का नाम तब आता है जब 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, इसमें तो है ही नहीं 2। एडवर्ब बिल्कुल गलत है, ये कॉम्प्लीमेंट है। देखो ये कॉम्प्लीमेंट कैसे है, जैसे मान लो आप ऐसे लिख देते हो, ऐसे लिख देते हैं, आई मेड हिम माई प्रेसिडेंट। मान लो एक सेंटेंस है, जैसे कई बार लोग बहस कर लेते हैं ना कि मेरा प्रधानमंत्री है, मैंने उसको बनाया है, तो मेरे हिसाब से काम करेगा क्योंकि मैंने वोट दिया है। तो वो मान लो ऐसे किसी ने कह दिया आई मेड हिम माई प्रेसिडेंट, या फिर अपने जैसे मान लो बोल देते हैं, नहीं भी बोलते हैं, आई मेड हर माई ऑनर, जैसे मालकिन आ जाती है घर पे, तो वो मालकिन रहती है तो हमने ही बनाया है। तो आई मेड हिम माई प्रेसिडेंट, ये कोई व्यक्ति है, उसको हमने प्रेसिडेंट बना दिया, ये सिनोनिम है ये मालकिन वैसे। अब एक चीज बताओ, माई प्रेसिडेंट क्या है इसके अंदर, ये कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा आपको पता लग गया, वैसे करूंगा तो सही होगा आंसर, है ना। ठीक है, ठीक है भाई, नया करना पड़ेगा कुछ। ये माई प्रेसिडेंट किसका कॉम्प्लीमेंट है, हिम का। आगे भाई बात समझ में, मेरी बात को समझ रहे हो। आई मेड हिम माई प्रेसिडेंट, ये जो माई प्रेसिडेंट है वो हिम का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, आई मेड हिम गो, क्या इन दोनों सेंटेंसेस में कोई फर्क है, वर्ड के अलावा, मतलब एलिमेंट के अलावा। देखो फर्स्ट वाले में माई प्रेसिडेंट कौन है, हिम है ना, हिम के लिए आया ना, प्रेसिडेंट कौन बना, हिम बना। तो माई प्रेसिडेंट वर्ड किसके लिए आया, हिम के लिए आया। ठीक इसी तरह से आई मेड हिम गो के अंदर गो जो वर्ड है वो किसके लिए आया, हिम के लिए आया। अब है तो ये भी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट असल में वो वर्ड होता है, मैंने ये कहा था कि वो वर्ड होता है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए आए। अब वो वर्ड तो कुछ भी हो सकता है, वो कोई नाउन हो सकता है, वो कोई एडजेक्टिव हो सकता है, वो कोई वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म हो सकता है। ठीक है, वर्ड है, और वर्ड किसी ना किसी नाउन के लिए, मतलब कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो गया। फॉर्म तो देखो, चाहे वो वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म हो, आपको ये याद होगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो मेन वर्ब के अलावा कुछ भी काम करेंगे, तो ये भी तो नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या ये मेन वर्ब है यहाँ पर, नहीं है। नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव का काम करती है, और कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी तो यही चीज आती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर मतलब सब्जेक्ट तो नहीं आता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आप कर दो नाउन, नाउन या एडजेक्टिव आता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब भी नाउन और एडजेक्टिव के जैसा ही काम करते हैं। तो यहाँ पर गो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है ये,
जिस तरह से माय प्रेसिडेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक इसी तरह से मेक देम स्पीक के अंदर स्पीक वर्ड किसके लिए आया है, देम के लिए आया ना, तो वो क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट बन गया। ठीक है, ये आगे समझ में बात। तो ये जो मेक और बिड जो है और लेट जो है ना, ये इस तरह से कॉम्प्लीमेंट वगैरह बना देते हैं सेंटेंस के अंदर, और ये भी पॉजिटिव वर्ब ही है। लेट का आपने काम देख लिया एक, है ना। आप अगर लेट को या मेक को किसी को भी जरूरी नहीं है कि इंपेरेटिव में ही यूज करना है। मैंने एग्जांपल इंपेरेटिव के लिख दिए हैं, जैसे ये इंपेरेटिव है क्या, नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है, ये हो सकता है क्या, ये है इंपेरेटिव, ये वाला, अरे ये भी है, ठीक है। देखो जैसे मान लो अपने ही लिख दें, शी लेट मी क्लीन द हाउस। अब यहां पर आप लेट लगाते हो तो बस फर्क जो है ना मीनिंग का आएगा, काम एक ही कर रहे हैं। शी लेट मी क्लीन द हाउस, उसने मुझे घर साफ करने दिया, कि उसने आज्ञा दे दी कि मैडम मैं घर साफ कर लूं, आपकी आज्ञा हो, तो मैडम कहते हैं हाँ कर लो, ओके मालकिन, तो घर साफ करने लग गया फिर वो। ठीक है, यहां पर लेट की जगह अगर आप मेक लगा दो तो शी मेड मी या शी मेक्स मी क्लीन द हाउस, उसने करवाया, उसने मना लिया कि रोटी खानी है गरम, हाँ जी खानी है, या परसों वाली खानी है, गरम खानी है, तो घर साफ कर दे फटाफट। तो क्या हो गया, शी मेड मी या शी मेक मी कर दो आप इसको। ये लेट है ना, सेकंड फॉर्म लिखी है मैंने, यहां पर इसकी भी सेकंड ही कर देते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं। शी मेड मी क्लीन द हाउस, उसने मना लिया, ठीक है। और शी बेड मी का मतलब क्या होगा, बेड मतलब मजबूर करना, कि उसने मजबूर कर दिया कि घर साफ कर दे, नहीं तो दहेज का केस तैयार है। ठीक है, लेट मेड और बेड, ठीक है, हालांकि लिया नहीं था लेट मेड और बेड, ये अच्छा ये तो वो मैं भूल गया था लाइव है ना, ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, मैं कह दूंगा मेरे को मजबूर किया गया था ये एग्जांपल लिखने के लिए। ठीक है, ये समझ आया, मेक और बिड और ये इन सब के बाद में वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, प्रेजेंट फॉर्म आती है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये लेट का जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इंपेरेटिव के अंदर ही आएगा, ये असर्टिव के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, ये बेचारा असर्टिव असर्टिव है ये सेंटेंस जो है, जब लेट से सेंटेंस की शुरुआत होती है, मतलब कि इंपेरेटिव जो होता है ना, वो आप देखोगे वर्ब से ही शुरुआत हो रही है उस सेंटेंस की। और दूसरी बात, वर्ब की कैसी फॉर्म आती है उसके अंदर, सेकंड फॉर्म, बिल्कुल गलत है, प्रेजेंट फॉर्म आती है। ठीक है, जैसे अपने कहते हैं ना कि डू दिस, कभी ये बोलो डिड दिस, फर्स्ट फॉर्म आती है। क्यों आती है? अच्छा एक बात और कर लेते हैं, 2 ही मिनट की बात है ये वाली। 2 + V1 को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। अकेले V1 को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव। अच्छा ये जो है ना, यहाँ पर ये जो लिखे गए हैं, ये V1 है, ये V1 है, इसमें नहीं है, वो गो वाला हो गया, ये है ना V1 है, ये सारे के सारे, इसको डायरेक्ट या बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा दोनों में, इन्फिनेटिव में और बेयर इन्फिनेटिव में कोई तो कनेक्शन बैठा होगा, एक जैसी क्वालिटी होगी, जो इनको डायरेक्ट या बेयर इन्फिनेटिव बोला गया। 2 + V1 मेन वर्ब से पहले होता है कि बाद में होता है, बाद में होता है, बिल्कुल सही। अब अगर मैं बात करूं कि इंपेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर आपको बेयर इन्फिनेटिव यूज करना होता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आपको बेयर करते हैं ना, सिट डाउन, डोंट टॉक, ये किस तरह की वर्ब्स यूज हो रही है, बेयर इन्फिनेटिव का यूज क्यों किया गया, क्या कनेक्शन है 2 + V1 और बेयर इन्फिनेटिव में? 2 + V1 काम नहीं हुआ ना अभी तक। जैसे मैं कह दूं कि आई वॉन्ट टू राइट अ बुक, कि मैं एक बुक लिखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आता नहीं कुछ, इसलिए नहीं लिख पा रहा। बाकी पेन है, पेंसिल है, बुक है, खाली सब कुछ है, बस ज्ञान नहीं है। तो आई वॉन्ट टू राइट अ बुक, तो टू राइट जो है वो अभी तक लिखने का काम नहीं हुआ ना। आप V1 अगर अकेला लगा रहे हो, या मैं कहूं कि डायरेक्ट जो इन्फिनेटिव का आप यूज कर रहे हो, चाहे वो इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर कर रहे हैं अपने, क्या उसमें काम हो गया? जैसे अपने किसी को कह रहे हैं सिट डाउन,
बैठा ही तो हूं मैं, वो ये कह दे खड़ा हो, अब सिट डाउन, वो तो तब होगा ना ऐसे। अगर कोई ऑलरेडी बैठा तो आप उसको कहोगे सिट डाउन। वो काम नहीं हुआ तब अपने बोलते हैं ना। 2+V1 भी ऐसी चीज है, वो काम नहीं हुआ तब आप 2+V1 में यूज करते हो। ये कनेक्शन है दोनों में। अगर आप डायरेक्ट V1 से यूज करते हो ना सेंटेंस के अंदर, आप इंपेरेटिव बनाते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्ट इन्फिनेटिव के अंदर अपने 2+V1 जो इन्फिनेटिव होता है उसकी ये क्वालिटी है, ना तो 2+V1 अभी तक हुआ, ना ही V1 अभी तक हुआ। और सेम ऐसी बात अपने मॉडल्स के अंदर भी देखते हैं। मॉडल प्लस V1 जो होता है वो आपको क्या होता है, कोई काम जो अभी तक हुआ नहीं है, आप किस वे में उस काम को करने के लिए बोल रहे हो, सजेशन के अंदर या फिर ऑब्लिगेशन के अंदर, वो अलग अलग आप मॉडल्स का यूज करते हो उसके अंदर, वो आपने पढ़ा है। ये कहानी आई समझ में क्या? कोई डाउट इसमें? रिपीट करना है कुछ? अब एक पॉइंट मैंने आपको ये बोला कि पैसिव वॉइस के अंदर आप V1 की जगह पे 2+V1 का यूज कर लो। बात तो एक ही है ना, V1 भी अभी तक काम नहीं हुआ, 2+V1 भी अभी तक वो काम नहीं हुआ। देखो कैसे डिफरेंस बस यूसेज का है कि आप V1 का यूज कब कब करते हो, 2+V1 का यूज कब कब करते हो, वो वाला फर्क है। जैसे गेट के बाद अगर गेट अपनी पॉजिटिव वर्ब है, उसके अंदर हमने 2+V1 का यूज किया था, याद होगा आपको। हेल्प हेल्प क्या, हैव, हैव के अंदर दोनों है से है ना, हैव के अंदर हमने किसका यूज किया था, V1 का यूज किया था। तो ये V1 और 2+V1 में बस यूसेज का फर्क है, मीनिंग वाइज कोई फर्क नहीं है, दोनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल एक जैसा रहेगा। अब जैसे आप ये देखना, अगर मैं लिखता हूं आई मेड हिम लीव द रूम, कभी किया होगा आपने ऐसे हॉस्टल में, कोई रूम पार्टनर पसंद नहीं आया तो फिर आप उसको मेंटली टॉर्चर करते हो गरीब आदमी को, और उसको भी रूम से निकलवा देते हो। इसका पैसे बनाओगे, ही वॉज मेड बाय मी टू लीव द रूम। और एक अगर मैं लिखूं he was made to leave the room by me, दोनों में से कौन सा सही है? चलो एक सस्पेंस में बताया, तुम दोनों में से एक ही सही है, और क्या, अदरवाइज मैं बताता थोड़ी ऐसे। चेचक डिप्थीरिया, एक सही है, दोनों सही नहीं है, ऊपर वाला भी। देखो ये वाला सही क्यों और ये गलत क्यों है, ये अपने को देखना है सबसे पहली चीज। तो ये बात आपको याद है कि जो 2+V1 से जस्ट पहले अगर आप कुछ भी लगा दोगे, कोई आपने लिविंग नाउन का यूज कर लिया, तो वो उस 2+V1 का डूअर हो जाता है। ठीक है, अब ये है ना, ही वॉज मेड बाय मी टू लीव द रूम, ये एब्सर्ड सेंटेंस है। क्यों है? लीव का काम कर कौन रहा है, छोड़ने का काम कौन कर रहा है, ही के मी, ही, मी करवा रहा है, उसने खुद ने मजबूर कर दिया उसको कि मैं रूम छोड़ दूं। ये क्या बात हुई, मैंने उसको मजबूर कर दिया कि मैं रूम छोड़ दूं, ये तो सेंटेंस नहीं बना ना। 2+V1 का डूअर जो है वो ये है, अगर आपने बीच में ये लगा दिया ना तो अब डूअर ये हो जाएगा। क्या सेंटेंस हमारा ये था? आपके एक्टिव पैसिव हैं, याद रखना, एक्टिव पैसिव के अंदर ऐसे सेंटेंसेस भी आ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत मुश्किल नहीं है, कंसेप्चुअल है ये क्वेश्चंस जो हैं। ये कॉमन एरर का क्वेश्चन आएगा। एक्टिव पैसिव के अंदर तो आपको एक्टिव का पैसिव बनाना होगा, पैसिव का एक्टिव बनाना होगा, सेंटेंस देगा वो आपको, एक्टिव वॉइस देगा वो सही होगा, उसका पैसिव बनाना होगा, या पैसिव दे रखा होगा उसका एक्टिव बनाना होगा। वो ये नहीं बताएगा कि इस एक्टिव का पैसिव बनाओ या इस पैसिव का एक्टिव बनाओ, वो हेडिंग दे देगा, वो क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन दे देगा, उस डायरेक्शन पे 3-4 क्वेश्चन दे देगा, एक्टिव ऑब्लिक पैसिव लिखा होगा कि ये भी ये काम भी आप ही करो, पहचानो इसको। अब जैसे इसका असली पैसिव वॉइस ये बना, ही जो है वो 2+V1 का डूअर है, तो इन दोनों के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो डूअर वो हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पहले भी बताया था ये कंसेप्ट, याद होगा है? अरे ये एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा था, आई वॉन्ट टू लीव देम
आई वॉन्ट देम टू लीव। क्या कुछ फर्क है दोनों सेंटेंसेस के अंदर? क्या फर्क है? आई जो है वो वांट का और टू लीव का दोनों का डूअर है। भाई चाहता भी है और लीव का एक्शन भी यही करना चाहता है, और लीव का ऑब्जेक्ट कौन है? देम है। लेकिन इसके अंदर आई वांट, वांट का सब्जेक्ट कौन हुआ? आई। और देम जो है वो टू लीव का, वो कहता है सेकंड वाले में कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि वो चले जाएं। फर्स्ट वाले में वो कह रहा है कि मैं उन्हें छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। और आई वांट देम टू लीव, मैं चाहता हूँ कि वो चले जाएं, वो छोड़ जाएं, है ना। ये अलग अलग यूसेज हैं भाई टू प्लस वी वन के। और चाहे वो जिरेंड हो, चाहे वो इन्फिनिटिव हो, चाहे वो बेयर इन्फिनिटिव हो, ठीक है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। मैंने आपको कहा था कि वह बहुत अच्छा टॉपिक है। असल में ये आपके जो मतलब वर्ब से रिलेटेड, इसके यूसेज से रिलेटेड जो कंफ्यूजन होती है, इसको या तो दूर कर देता है या फिर और बरकरार रखता है इसको। थोड़ा सा क्या है कि टेंस टॉपिक के बाद आप सेंटेंस फॉर्मेशन अपने थोड़ा सा शुरू कर देंगे। मैं आपको फिर से वो पॉइंट्स दूंगा कि वो कुछ सेंटेंस जो आपके प्रीवियस ईयर्स वाले हैं, कि आपके किस तरह के ट्रांसलेशन वाले आते हैं। टेंस के बाद मैं आपको वो डेली के 5 या 6 सेंटेंसेस दिया करूंगा। जो वो कहानी सीधी थी उसके अंदर तो कुछ खास मजा भी नहीं आया था, और वो थे भी बहुत इजी। अब आपके एग्जाम के हिसाब से दूंगा मैं वो, ठीक है। ये बात आगे समझ गई वाली। लेट, मेक, बिड पता लग गया, और डायरेक्ट इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव क्या है, ये सब पता लग गया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वर्ब हो गया, वर्ब कंप्लीट हो गया। वर्ब कहाँ से शुरू हुआ था आपको याद होगा? मॉडल से शुरू हुआ था। मॉडल के बाद में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ी हमने, उसके बाद में मेन वर्ब के यूसेज पढ़े, मेन वर्ब के बाद में पॉजिटिव वर्ब पढ़ ली। 4 हिस्सों में बना के हमने इसको पढ़ा। लगभग 15 एक दिन लगे हैं इसके ऊपर, लगभग। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो फर्क आया होगा, पहले वाला भी भूल गए होंगे, ऐसा हुआ होगा। खैर, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। आपके सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है ये वाला। टेंस के ऊपर आपके वॉइस जो है वो डिपेंड करता है। टेंस के ऊपर ही आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिपेंड करता है। इवन कंडीशनल्स भी आते हैं इसके। मतलब अब क्या है कि मैं आपको एक पॉइंट बताऊं इसमें, कुछ चीजें हैं जैसे एक तो टेंस हो गया, एक वॉइस हो गया, एक सब्जंक्टिव मूड हो गया। ये 3 चीजें आपको ये आनी चाहिए। अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हो ना, तो इन तीनों के बारे में आपको पता आना चाहिए। टेंस का मतलब, टेंस की डेफिनेशन क्या होगी अगर अपने सिर्फ डेफिनेशन की बात करें? अभी इन तीनों की भी बात कर लेंगे अपने। टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, आपको याद होगा बेसिक की जब क्लास हो रही थी अपनी, तो मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था, याद है? अब मैं लिखूंगा तो याद आ जाएगा। ये फर्जी सा सेंटेंस था एक। माय टीचर गेव मी अ बुक। मैं वही सेंटेंस लिख रहा हूं, और फिर क्वेश्चन भी वो सिंपल सा, आपको जवाब भी याद ही होगा। माय टीचर गेव मी अ बुक टू रीड। मैंने ये पूछा था आपसे कि इस सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड टेंस है, कौन से शब्द को आप टेंस कह सकते हो? गेव को बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्ब है। कौन सा शब्द टेंस है, क्वेश्चन ये है। क्यों? पूरा वाक्य तो सेंटेंस है। तो पॉइंट यही है कि टेंस जो है वो कोई एक वर्ड नहीं होता। आपको वो क्या सिखाता है? आपको वो वर्ब को यूज करना बताएगा टाइम के हिसाब से। यूसेज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज नॉन एज टेंस। ये वर्ब का यूज करना सीखते हैं अपने इसके अंदर। यूसेज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज नॉन एज टेंस। और ये टाइम क्या होता है? एडवर्ब। टाइम एडवर्ब होता है, ठीक है। तो टॉपिक का असली नाम है ये, टाइम एंड टेंस। और उसकी फिर डेफिनेशन बनती है ये वाली, यूसेज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज नोन एज टेंस।
अब इसके अंदर हमें टेंस का कैसे पता लगेगा? वर्ब से। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म से हमें पता लगा कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, टेंस का असर होता है वर्ब के ऊपर, वो खुद कुछ नहीं होगा ऐसे कि आप ऐसा सच किसी वर्ड को बोल सको, क्योंकि वो पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब वर्ड्स आते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, ये यूसेज बताता है। ठीक है, जैसे वॉइस की बात करूं मैं, वॉइस की डेफिनेशन क्या बनती है? यूसेज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर पहले आए तो वो एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट अगर बाद में है तो वो पैसिव वॉइस है। एक्टिव और पैसिव कौन है उसके अंदर? एक्टिव कौन है उसके अंदर? पैसिव। पैसिव का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्टली या आलसी को बोलते हैं। ठीक है, पैसिव का मतलब इनडायरेक्टली या फिर आलसी। अब आलसी कौन है उसके अंदर? सब्जेक्ट है। या तो सेंटेंस में आया ही नहीं, आया तो बिल्कुल एंड में आया, उसके अकॉर्डिंग वर्ब फिर चेंज होगी। खैर, ये डेफिनेशन समझ आई। अब एक बार अपने वो थोड़ा ओल्ड स्कूल की तरफ जाते हैं कि टेंस के अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या टाइप है। वो एक टेबल टूबल बनाते थे ना, रहा रहे, कंटिन्यूस होता है, चुका चुके, परफेक्ट टेंस होता है हूं है, ये सिंपल टेंस होता है। ऐसे ही पढ़ा था हमने स्कूल में भाई, लेकिन मुझे लगता है वो समझ में आ भी गया होगा। अब वाला फिर देखते हैं आता है या नहीं। टेंस के कितने टाइप होते हैं? तीन। कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर वो क्या है? कंटिन्यूअस, परफेक्ट, सिंपल, सब टाइप है वो। बहुत बुरी सब पार्ट है। सब पार्ट ये नहीं है मैं यहाँ पर चारों को लिख दूं और इधर तीन लिख दूं तो सब पार्ट ये नहीं हो जाएंगे। वो पार्ट मेन इसीलिए हो गए ना क्योंकि उनको ऊपर लिखा जाता है। देखो इसके जो टाइप है कुल मिला के आप ऐसे बोल दो कि 4 × 3 12 होंगे। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो, लेकिन असल में जो तीन टाइप जो है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये अकॉर्डिंग टू टाइम है। और ये जो कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ये आपको वर्ब की नेचर बताता है कि वर्ब किस प्रकार की है। जैसे 4 तरह की वर्ब होती है, मतलब वर्ब की नेचर जो है ना वो 4 तरह की होती है। एक तो होती है कंप्लीट। आपको याद है कंप्लीट कौन सा है? कौन सा टेंस या कौन सी हेल्पिंग वर्ब चाहिए आपको कंप्लीट के लिए? V3। V3 से पहले हैज या हैव। हैज हैव प्लस V3 कंप्लीट एक्शन को बताता है, या कंप्लीटेड लिख दो ज्यादा सही है। और इनकम्प्लीट को कौन बताएगा? इनकम्प्लीट को B प्लस ING बताता है। B प्लस ING इनकम्प्लीट को बताएगा। ठीक है, फिर दूसरा आता है कंप्लीट प्लस इनकम्प्लीट। और तीसरा आता है जो ना तो कंप्लीट हो ना ही इनकम्प्लीट हो। ये 4 तरह की नेचर होती है। वो जो हमने 4 टाइप जो लिखने होते हैं ना, वो इनको बताता है। ठीक है, अब देखो कैसे कर दूं नेक्स्ट क्या, या बता ही दूं ये क्या होता है? कंप्लीटेड को कौन बताता है? ये तो आपको बताया हुआ, हैज या हैव के साथ में V3। इनकम्प्लीट को कौन बताता है? B प्लस ING। कंप्लीट प्लस इनकम्प्लीट को कौन बताता है? हैज या हैव बीन प्लस ING। और जो ना कंप्लीट को बता सके ना इनकम्प्लीट को, वो कौन होता है? V1। V1 क्यों होता है? क्योंकि रेगुलर एक्शन को बताता है, हैबिट को बताता है। कि जैसे मान लो कोई, मैं जैसे कह दूं अपने लिए कि मैं समय पर आता हूं। ठीक है, मैं कल भी समय पर आया था, मैं परसों भी समय पर आया था, मैं आज भी समय पर आया हूं, और मैं कल भी समय पर आया हूं। तो ये कंप्लीट हुआ कि इनकम्प्लीट हुआ? ये दोनों ही नहीं है। कंप्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि कल फिर होगा, इनकम्प्लीट इसलिए नहीं है ये वाला क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है। तो दोनों भी नहीं हो सकते ये। और जो अपने ये कह रहे हैं कि कंप्लीट भी और इनकम्प्लीट भी है, वो ड्यूरेशन को बताता है। कि जैसे मैं कह दूं कि पिछले 1 घंटे से हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले वर्ब पढ़ा फिर टेंस पढ़ रहे हैं, पिछले 1 घंटे से पढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे तक वो कुछ काम पूरा हो गया पढ़ने का, बाकी अब होगा, कुछ हो गया बाकी अभी काम पूरा हो रहा है। या फिर मैं कह दूं पिछले 20 साल से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। चलो मैं मेरी बात कर लेता हूँ, पिछले 30 साल से मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अभी भी पढ़ ही रहा हूँ, हो सकता है आगे भी 31 साल और पढ़ना पड़े, कोई एज रिलैक्सेशन मिल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है।
तो वो जो है ना ड्यूरेशन है ये, कि कुछ कंप्लीट हो गया बाकी अभी चल रहा है। और जो सिर्फ उसकी बात कर रहा है कि अभी जो चल रहा है एक्शन वो इनकम्प्लीट हो गया, बी प्लस आई एन जी, ही इज गोइंग होम, शी इज लर्निंग टेंस, ये इनकम्प्लीट है, ये अभी इस मोमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कहानी आई समझ में? पहले मैं आपको फिर वो बेसिक वाली बात बता देता हूँ जो हम लोग स्कूल में पढ़ के आए हैं। जानना चाहते हो वो वाली चीज? तो पहले वो पढ़ देते हैं, फिर अपने असली वाले टेंस पे आएंगे। हालांकि असली ये भी है कि कौन सा नकली है। जैसे ये है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इसके अंदर अपने जो देखते हैं ये सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यूअस, और एक आपका फेवरेट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसकी अगर बात की जाए तो सिंपल वाले में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस V1, या फिर आप ये भी कह सकते हो V1 के साथ में SEIS और फिर इसका ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है सिंपल प्रेजेंट के अंदर? डू या डज। कई बार मॉडल्स भी आ जाते हैं, आपने मॉडल मॉडल वाली बात भी पढ़ी है वो। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज। नेगेटिव हुआ तो नॉट आ जाएगा, मैं सीधा V1 लिख देता हूं, और फिर ऑब्जेक्ट, है ना। पास्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 और फिर ऑब्जेक्ट। V2 के साथ में SEIS लगा दे? नहीं लगाना, शुक्र है। और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड, V1 और फिर ऑब्जेक्ट। ये बेचारा भोला आदमी है बहुत ही, फ्यूचर का ज्यादा यूज ही नहीं होता, कुछ खास देखा ही नहीं इसको। ये हो गया सब्जेक्ट। अरे दिख रहा है क्या ये वाला रंग? ठीक है भाई। विल या शैल के साथ में वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये देखो बेसिक ये सेंटेंस की फॉर्मेशन है कि ऑब्जेक्ट लगा रहा हूं मैं, हो सकता है ऑब्जेक्ट ना आए, हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट आ जाए, एडवर्बियल आ जाए। डर गया ही वो। चलने दो चलने दो, देखने दो। ठीक है, तो ये है ऐसे भाई, इसकी फॉर्मेशन ये है। सेकंड देख लेते हैं, कंटिन्यूअस के अंदर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के साथ में इज, एम, आर और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वो जो नोट नोट लगना वो इसी के साथ में लग जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा इसमें, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और यहां पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, फिर बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखो एक छोटी सी बात है, क्या सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट एक ही चीज को बताता है? सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट कुछ फर्क है दोनों में? किस चीज का फर्क है, समय का या वर्ब की नेचर का? दोनों का ही फर्क है। समय का तो है ही, ये प्रेजेंट है वो पास्ट है। तो जब ये पास्ट में यूज होते हैं ना तो सिर्फ टाइम का ही फर्क नहीं आता, और भी बहुत फर्क आते हैं। जैसे एक वर्ब जो है वो कंप्लीटेड है कि इनकम्प्लीट हो गई वो वर्ब। अब अगर मैं जैसे बात करूं, एक सेंटेंस में आपको अभी पूछ ही लेता हूं, इतना सस्पेंस क्यों बनाना। आई एम रीडिंग अ बुक एट 3 o'clock. I was reading a book at 3 o'clock. कौन सा प्रेजेंट है कौन सा पास्ट है? फर्स्ट वाला प्रेजेंट है, सेकंड वाला पास्ट है कंटिन्यूअस दोनों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, है ना। कोई फर्क आया दोनों में? टाइम का फर्क आया है ना, टेंस का फर्क है, टाइम तो दोनों में 3 बजे, टेंस का फर्क आया। ठीक है, दोनों में ये इतना सा फर्क है टेंस का। सही कौन सा है?
जो 3 o'clock है वो आपको रुका हुआ समय बताता है। 3 o'clock का मतलब क्या हुआ, 3:01 या 2:59? 3 ही है, 3 बजे की ही बात हो रही है। कंटिन्यूअस टेंस आपको किस तरह का एक्शन बताता है? चल रहा एक्शन, आगे बढ़ता हुआ एक्शन। ये आगे बढ़ता हुआ एक्शन बता रहा है, और ये यहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ टाइम, एकदम रुका हुआ समय बता रहा है। ये तो ये टाइम जो है वो, या मैं कह दूं कि यूसेज ऑफ वर्ब जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये गलत है। लेकिन जैसे ही आपने इसको पास्ट किया, तो पास्ट के अंदर ये पास्ट का जाता हुआ समय बता रहा है, लेकिन इस जाते हुए समय में एक पॉइंट की बात कर दी इसने। ऐसे कोई समय पास्ट का जो बीत रहा था, उसके अंदर एक पॉइंट की बात हो रही है कि 3 बजे मैं बुक पढ़ रहा था। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट अपने को ये समझने होंगे। टेंस असल में ये चीज है, ये था थी थे तू हुआ हुए या हुई हुई, ये सब नहीं होता। टेंस बहुत अलग चीज है। थोड़ा सा आपको इसके लिए ना मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अपने क्या पढ़ने वाले हैं। समय को समझेंगे सबसे पहले तो अपने, कि एक रिवर फ्लो के जैसा होता है जो टाइम होता है, जो सिर्फ आगे की तरफ जाता है। बैकवर्ड आपने आना तो उसके अंदर कुछ रूल्स अप्लाई होंगे। रिवर फ्लो क्या है ये भी अपने पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये समझ गए क्या चीज? कोई डाउट इसमें? ये साफ कर दूं? लो भाई फटाफट ये और देख लेते हैं अपने। चलो ये काली ही ठीक है। इसमें क्या आता है भाई? सब्जेक्ट प्लस में हैज या हैव, V3 और फिर ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। हैड प्लस V3 और फिर ऑब्जेक्ट। आपको याद होगा हैज हैव जो है उसका पास्ट हैड होता है क्या? उसका पास्ट कौन बनेगा? यूजुअली V2 बनता है। विल या शैल के साथ में हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये है ना, 2-3 झूठ बोले जाते हैं अपने से। एक तो ये वाला फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये असल में होता क्या, कभी यूज किया आपने क्या ये? अभी मत कहना हमने तो ये भी यूज नहीं किया। सेंटेंस लिखते हुए आपने देखा कभी कि ये चीज आ जाती है, जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है, रियलिटी क्या है उसकी वो भी अपने देखेंगे। देखना ही है भाई, इसी चीज के तो पैसे ले रहे हैं हम लोग। लो भाई, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या फिर बीन या फिर वर्ब की आईएनजी और फिर क्या, ये ऑब्जेक्ट आ गया। और सिंस फॉर वाली बात भी स्कूल में हम लोग लिखा करते थे, अभी उसके अंदर भी कुछ नया फ्लेवर देखेंगे अपने। इसमें आ जाएगा हैड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, तो जो आपके मित्रगण जो एब्सेंट है उनको बोल देना कि 2-3 दिन छुट्टी मत करना भाई। उसके बाद चाहे एंजॉय कर लेना, जल्दी इंग्लिश की क्लास भी अपनी समाप्त हो जाएगी फिर। अरे मतलब सिलेबस पूरा होने के बाद। हाँ जब पूरा हो जाएगा तब क्या, मैं ये नहीं कह रहा घंटे बाद खत्म हो जाएगी क्लास, टाइम लगेगा अभी, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल जाएगा ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये समझ आया क्या? अपने कल इसको कंटिन्यू करेंगे टेंस को बिल्कुल शुरू से, और हो सकता है कि कोई ऐसी चीज पढ़ ले जो आपने शायद पहले ना पढ़ी हो। शायद हो सकता है, ऐसा पक्का तो नहीं है, क्योंकि लगभग आपने पढ़ा ही हुआ टेंस टूंस तो स्कूल में सबसे पहले और सबसे बाद में यही करवाया जाता था, और बीच में भी यही होता था। ठीक, यही चलता था, छठी से लेकर चला है ये, कई साल चला है। तो अगली क्लास में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर, शेयर कर,